सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं मेरे नादान परिंदे? क्या चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 रिवाइज कर आए हैं? मैम आ गई है प्रियांशी। क्या रिवाइज करा है हम सभी ने? आज का लेक्चर, आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ में वी आर गोइंग टू सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आज के पूरे लेक्चर से आप सॉल्व करने वाले हो। एंड डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है 100, 200, 400, 500% इंक्रीज होने वाला है। सो शैल वी स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। अगर आप में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो आज पहली बार इस लेक्चर को लाइव अटेंड कर रहा है, तो मैं इंसिस्ट करूंगी आप लोग पहले बैकलॉग्स भी कवर करें। आज का लेक्चर इंडिपेंडेंट है, आप अटेंड यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट। रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था, वी हैव सीन अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। अल्ट्रा वायरस बोरोइंग मतलब क्या? अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाकर बोरो कर रही है तो वो बोरोइंग कहलाएगी अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। और अल्ट्रा वायरस बोरोइंग कैसी होती है? वॉइड एब इनिशियो होती है, शुरू से ही नल मानी जाएगी। पर उस लेंडर के साथ तो गलत हुआ। लेंडर के पास क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइडेड है? द फर्स्ट रेमेडी टू द लेंडर इज इंजंक्शन एंड रिकवरी। कोर्ट से इंजंक्शन लेकर आएगा और कंपनी को मना कर देगा यहाँ पर कैश और प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। द सेकेंड ऑप्शन इज ही कैन स्यू द डायरेक्टर्स फॉर द डैमेजेस। एंड थर्ड इज सबरोगेशन। अगर अल्ट्रा वायरस बोरोइंग यूज करिए टू रीपे द इंट्रा वायरस बोरोइंग, तो उस डेटर की पोजीशन हो जाएगी उस क्रेडिटर की तरह जो कि इंट्रा वायरस बोरोइंग वाला था। राइट। अच्छा, आफ्टरवर्ड्स हमने देखा सेक्शन 2 क्लॉज 30 आखिरकार डिबेंचर्स होते क्या है, डेट होते क्या है। सो डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है? जो भी इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 3D में स्पेसिफाइड है RBI ने, एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करे हैं। वी हैव सीन सम डिफरेंसेस बिटवीन द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर सकता है, कंपनीज इशू कर सकती है, बट डिबेंचर्स कौन इशू करता है? कंपनीज ही इशू करती है। डिबेंचर्स में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। बॉन्ड में रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट ए कोलेटरल एसेट। तो यहाँ पर बॉन्ड में इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होता है। जिसके पास बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड होल्डर। जिसके पास डिबेंचर है वो क्या कहलाएगा? डिबेंचर होल्डर। आपकी कंपनी ऐसी कंपनी है जो डिबेंचर्स इशू करना चाहती है और पब्लिकली डिबेंचर्स इशू करना चाहते हो, आप ऑफर डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हो और 500 से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मसीहा आता है सभी के सभी डिबेंचर होल्डर्स का, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? डिबेंचर ट्रस्टी के नाम से जानते हैं। कंपनी को कंपल्सरीली एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है इन दो केसेस में, अगर वो पब्लिकली डिबेंचर्स इशू कर रही है और मेंबर्स एक्सीडिंग 500 सब्सक्राइब कर रहे हैं डिबेंचर्स को। साथ ही साथ कंपनी हैव टू मेक श्योर कि कंपनी को डिबेंचर होल्डर के साथ, डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक डीड एग्जीक्यूट करनी है रिटर्न में, विच इज डिबेंचर ट्रस्टी डीड, जिसमें सारी की सारी डिटेल्स होगी। क्या कोई मुझे बता सकता है इसका फॉर्म क्या है? डिबेंचर ट्रस्टी डीड का फॉर्म क्या रहेगा? अच्छा, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ देखी थी हमने डिबेंचर ट्रस्टी की। वो मेक श्योर करेगा कि कंपनी पैसा पे कर रही है, कंपनी के असेट सफिशिएंट है ना। प्रॉम्प्टली अगर उसको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन बतानी है तो वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा डिबेंचर होल्डर को। अगर कंपनी ने पिछली 2 बार लगातार डिफॉल्ट के इंटरेस्ट रीपेमेंट करने में, अगर कंपनी ने कोई भी सिक्योरिटी क्रिएट नहीं करी या फिर कंपनी ने डिफॉल्ट के अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो दिस डिबेंचर ट्रस्टी हैज़ अ पावर टू अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। साथ ही साथ अभी कंपनी को रिडीम करना पड़ेगा डिबेंचर्स को, तो कंपनी हैव टू क्रिएट अ DRR। कितना DRR क्रिएट करेगी कंपनी? कौन सी कंपनी को क्रिएट करना है? अनलिस्टेड कंपनीज को करना है। कितना DRR? 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, उसका 10% आपको DRR क्रिएट करना है आउट ऑफ द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल। और जितने डिबेंचर्स मैच्योर हो रहे इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसका आपको डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है। कितना? 15% ऑफ द डिबेंचर्स विच इज मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। हर एक कंपनी जिसको DRR मेंटेन करना है, उस कंपनी को DRI भी मेंटेन करना रहेगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट हमारा रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। आज क्या पढ़ने वाले मैम? टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या है?
तो आज पूरे के पूरे टॉपिक्स में हम देखने वाले हैं आखिर डिपॉजिट मतलब क्या, व्हाट इज डिपॉजिट। तो क्या रेडी हो, तैयार हो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए? लेट मी सी द चैट्स। हाँ जी, क्या रेडी है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ डिपॉजिट। सी, आज का जो लेक्चर होने वाला है उससे शॉर्ट आपका क्वेश्चन आने के चांसेस है 3 to 4 मार्क का, राइट। सो 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा आज के इस लेक्चर में से, जिससे हमें समझ आ जाता है आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉकिंग अबाउट द पास्ट ईयर ट्रेंड, इस लेक्चर से 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज पूरे लेक्चर में हम देखने वाले हैं किसे डिपॉजिट में माना नहीं गया है, ठीक है। सो डिपॉजिट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, इसलिए आज पूरे लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर कि आखिरकार डिपॉजिट मतलब क्या, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डिपॉजिट की डेफिनेशन। ये डिपॉजिट का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 31। आई विल इंसिस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी हम सेक्शन की लिस्ट बना रहे थे उसमें सेक्शन लिखो, साथ में वो सेक्शन क्या कहता है। कोई बच्चा ऐसा है जो नया आया है? एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, हमारे ये सारे के सारे नादान परिंदे आर प्रिपेयरिंग देयर सेक्शन लिस्ट। इन द वन साइड दे आर गोइंग टू राइट सेक्शन एंड ऑन द अदर साइड वो सेक्शन किस बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 क्लॉज 30 हमने देखा, वो बताता है डिबेंचर्स क्या हैं। देन अभी हमें पता चला सेक्शन 2 क्लॉज 31 वो बताता है डिपॉजिट्स क्या हैं। इन दिस वे यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द सेक्शंस, राइट। ये आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, आखिर डिपॉजिट क्या। जब भी आप सेक्शन देखने वाले हो यू विल गेट टू नो, यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31, मतलब हमें समझ आ गया डिपॉजिट की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है 2 क्लॉज 31 में गिवन है। ये बोलता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 एनी, ठीक है, डिपॉजिट इंक्लूड्स, डिपॉजिट के अंदर क्या आता है, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, कोई भी पैसा कंपनी को मिल रहा है, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय कंपनी, कोई भी पैसा अगर कंपनी को मिल रहा है तो उसे हम डिपॉजिट मानेंगे। यहाँ पर बोला है डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, बट ये चीजें इंक्लूड नहीं करता है। मतलब अब जो हम पूरी डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें पता चल गया कि ये सारी चीज़ें डिपॉजिट में नहीं आती हैं। जनरली डिपॉजिट मतलब क्या, कंपनी को कहीं से जो भी पैसा मिल रहा है इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, पर ये सारी चीज़ें डिपॉजिट के अंदर आएगी नहीं। ये जो फॉलोइंग अमाउंट है विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। बेटा बहुत बड़ी डेफिनेशन है डिपॉजिट की, कभी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि डिपॉजिट की डेफिनेशन लिखो, ठीक है। बट आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए क्या डिपॉजिट में नहीं आने वाला है। एंड नाउ एट दिस टाइम आई डू नॉट वांट एनी चिट चैट, आप आपस में कोई चिट चैट नहीं करने वाले हो, कोई पंचायती यहाँ पर नहीं होने वाली है। योर एंटायर फोकस शुड बी योर ओनली, बिलीव में यहीं पर ही पूरा फोकस रखना है आपको। 3 से 4 मार्क के सवाल हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। सो हमारा दिल और दिमाग यही रहेगा। सबसे पहला हम देखते हैं, अगर आपकी कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, तो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो डिपॉजिट कहलाएगा नहीं। मेरी गोलमाल लिमिटेड को राजस्थान गवर्नमेंट 50 लाख रुपए दे रही है, क्या वो डिपॉजिट में आएगा? नहीं। मेरी गोलमाल लिमिटेड जो कंपनी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे दे रही है, क्या वो डिपॉजिट में आएगा? नहीं। कोई भी पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो वो डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ओके मैम। अच्छा, आप पैसा कहीं और से ले रहे हो,
ठीक है, आप पैसा कहीं और से ले रहे हो, पर वो जो गारंटी है कि रीपेमेंट हो जाएगा, वो गारंटी किसने दी है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, तो वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। मतलब क्या है, समझो, आप पैसा ले रहे हो किसी दूसरे सोर्स से जिसकी रीपेमेंट की गारंटी करी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने। मेरी गोलमाल लिमिटेड है, वो पैसा किसी और इंस्टीट्यूशन से ले रही, मैंने ले लिए 50 लाख रुपए, मैं रीपेमेंट कर दूंगी, ये गारंटी कौन दे रहा है? मेरी कंपनी की गारंटी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में भी ये पैसा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। 2 पॉइंट्स पढ़े हमने, या तो पैसा सीजी या एसजी दे रहा है, और सेकेंडली आप कहीं और से पैसा ले रहे हो, बट द रीपेमेंट इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है, अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनी है, हो सकता है आपको कहाँ से पैसा मिल रहा है? एलआईसी से मिल रहा है, विच इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, आईआरडीए से मिल रहा है, तो ये सभी से जो भी आपको पैसा मिल रहा है लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, वो पैसा भी डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। ठीक है पीयूष, सब याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फोकस करो, हम तो अकेले हैं नहीं, काफ़ी सारे बच्चों को याद हुआ है, अटेम्प्ट कर रहे के आए हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। सो इफ़ यू विल फोकस हियर, आपको आराम से अच्छे से याद होगा। मैं हूं ना याद करवाने के लिए, अभी तक भी सब कुछ याद होता है हमें लेक्चर में। इफ़ यू आर रिकॉलिंग एटलीस्ट 60 to 70% इन द लेक्चर इटसेल्फ, बिलीव मी इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अगर कोई भी पैसा आपको मिल रहा है लोकल अथॉरिटी से या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनी है, लोकल अथॉरिटीज़ बेटा जो भी हमारी अथॉरिटीज़ होती है जो सिटी टू सिटी डिफर करती, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी कंपनी को पैसा कहाँ से मिल रहा है? फॉरेन की गवर्नमेंट से मिल रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट पैसा दे रही है, इंटरनेशनल बैंक्स पैसा दे रही है, या मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा दे रहे हैं, वो भी डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। हमारी गवर्नमेंट से जो पैसा मिल रहा है वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट, यू हैव टू स्पीक विथ मी, अगर आपको लगता है सिर्फ आप सुनोगे और याद हो जाएगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा। यू हैव टू स्पीक विथ मी, मेरे साथ बोलोगे, देन ओनली आपको याद होगा, देन ओनली आप समझ पाओगे। ठीक है, वी आर नॉट हियर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ टाइम पास, हम यहाँ चीज़ों को समझना है, लॉजिकली देखना है और उसे यहाँ पर ही रिकॉल और रिवाइज करेंगे। सो यू हैव टू स्पीक विथ मी नो मैटर वॉट, और बोलना है, मन में नहीं। कोई भी पैसा मिल रहा है आपको फॉरेन की गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल बैंक से, वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है, या मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। साथ ही साथ कोई भी पैसा मिल रहा है आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ओके मैम, बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, या कोई भी और बैंक से पैसा मिल रहा है, वो भी हमारा डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। मेरी कंपनी ने एसबीआई बैंक से 1 करोड़ रुपीज़ लिया, क्या वो डिपॉजिट में आएगा? वो डिपॉजिट के अंदर नहीं आने वाला है। ठीक है, अच्छा, आपकी कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है किसी दूसरी कंपनी से, मतलब क्या? हमारी कंपनी है होशियार लिमिटेड, होशियार लिमिटेड को पैसा कौन दे रही है? यहाँ पर बकवास लिमिटेड, वो दे रही है 20 लाख रुपीज़। ये जो पैसा मेरी कंपनी को मिला है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। कोई भी पैसा कंपनी को मिल रहा है किसी दूसरी कंपनी से, वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। इसका एक और नाम है, दैट इज इंटर कॉरपोरेट लोन्स। इंटर कॉरपोरेट लोन, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को पैसा देती है। लास्टली, अगर कोई भी पैसा आपको मिल रहा है अगेंस्ट इशू ऑफ कमर्शियल पेपर या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई, कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू किया। कमर्शियल पेपर क्या होता है? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है और उसके अगेंस्ट कंपनी को कुछ पैसा मिल रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो भी वो डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। क्या ये चीज़ें तो समझ आई? आई अग्री कि हमें लर्न नहीं हुआ होगा, पर ये समझ आया कि ये सारी की सारी चीज़ें डिपॉजिट में आएगी नहीं, इसको डिपॉजिट मानोगे नहीं। क्या ये क्लियर है? अभी चार्ट बनवाकर तुम्हें पूरा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या? बताओ।
काजल राजपूत, देखो मैं बताऊंगी क्या डिपॉजिट होगा। इसके अलावा अभी और डेफिनेशन बाकी है, ठीक है। डेफिनेशन के अलावा जो भी कहीं भी आपको पॉइंट दिखता है ना, वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। चल, अभी तक डेफिनेशन की स्टार्टिंग हुई है। एक बार फिर से तुम मेरे साथ बोलोगे, ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड है पहले, ठीक है। ये सारे को हम एक ही पॉइंट मानते हैं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड है। फिर हमारी फॉरेन गवर्नमेंट वाली बात आ गई है, फिर बैंक्स वाली बात आ गई है, फिर कंपनी वाली बात, और लास्टली कमर्शियल पेपर। तो यू हैव टू स्पीक विथ मी। कोई भी पैसा, ठीक है। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, 2 क्लॉज 31 बोलता है डिपॉजिट मतलब कोई भी पैसा कंपनी को मिल रहा है वो डिपॉजिट के अंदर आएगा, बट इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। लेकिन ये चीज़ें डिपॉजिट में नहीं आएगी। सबसे पहला, कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, आंखें बंद करो और रिकॉल करो। कंपनी को सीजी या एसटी से पैसा मिल रहा है, कोई और सोर्स से पैसा मिल रहा है जिसकी रीपेमेंट गारंटी की है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, ओके। कंपनी को पैसा मिल रहा है लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ओके दीदी। कंपनी को पैसा मिल रहा है फॉरेन गवर्नमेंट से, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ओके। कंपनी को क्या पैसा मिल रहा है, कोई दूसरी कंपनी को पैसा निकल जा रही है, मतलब हमारी कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड को अगर बी लिमिटेड पैसा दे रही है, अब जो पैसा हमारे पास आया है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा देती है, इसको भी डिपॉजिट में नहीं मानेंगे। एंड लास्टली, कोई भी अमाउंट हमारी कंपनी को मिला है बिकॉज उसने कमर्शियल पेपर इशू किया है, तो कोई भी अमाउंट मिलता है आपको, रिसीव होता है अगेंस्ट द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, वो भी डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। कोई भी अमाउंट कंपनी को मिलता है किसी भी बैंक से, एसबीआई बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से, वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। क्या क्लियर है? सी बेटा, कमर्शियल पेपर क्या होता है, कमर्शियल पेपर एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, विच मीन्स कंपनी ने इशू कर दिया, ये कमर्शियल पेपर है, जिसका जो वैलिडिटी होता है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वैलिडिटी अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज का होता है। कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू किया है, उसके अगेंस्ट कंपनी को यहाँ पर पैसा मिलता है, ठीक है। अच्छा, ज़रा ये देखो, आप लोगों के लिए पूरा का पूरा चार्ट प्रिपेयर कर कर आई हूँ मैं। इससे डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। सबसे पहला, कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई और सोर्स से जिसका रीपेमेंट गारंटी किया है गवर्नमेंट ने, ओके। दूसरा, आपको अमाउंट कहाँ से रिसीव हो रहा है, फॉरेन की गवर्नमेंट से, फॉरेन के बैंक्स से, ठीक है। यहाँ पर से लिख देती हूँ मैं, फॉरेन की गवर्नमेंट से या फॉरेन के बैंक से, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो भी डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। आपको पैसा मिल रहा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, आपको यहाँ पर पैसा मिल रहा है किसी दूसरी कंपनी से, सो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, एक कंपनी को पैसा किसी दूसरी कंपनी से मिल रहा है, ए लिमिटेड जो है, ये हमारी ए लिमिटेड जो है, उसको पैसा कौन दे रही है, बी लिमिटेड दे रही है। तो ये जो पैसा मिल रहा है 50 लाख रुपीज़, इसे डिपॉजिट में कंसिडर नहीं करेंगे। लास्टली, कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है फ्रॉम इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। क्या ये क्लियर है? बेटा, शैलेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एलआईसी से पैसा लिया है। आप कहाँ जा रहे हो? कंपनी डिपॉजिट किसको मानेगी? एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, कंपनी को जो भी पैसा रिसीव हो रहा है, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, जो भी कंपनी को पैसा मिलता है उसे डिपॉजिट माना जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। अगर कंपनी ने यहाँ पर एलआईसी से पैसा लिया है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से पैसा लिया है, ठीक है, तो वो डिपॉजिट में नहीं आएगा। क्या ये क्लियर है शैलेश कुमार? अभी सब क्लियर है? एक बार चार्ट पे देखो, आराम से देखो। ठीक है, डन है बेटा। वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, है ना, ये सभी मल्टीलैटरल बैंक्स में आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इतना आपको नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हमारी कंपनी ने अगर एसबीआई से पैसा लिया है, क्या वो डिपॉजिट में आएगा? तो आपको ये आंसर करना है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीयूष, ये सभी शॉर्ट में लिखा है,
यहाँ पर आराम से आपको फुल फॉर्म तो मिल गई है ना, लिख देते हैं आपके लिए, रुको जरा, है ना, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कभी आपको लगे कि किसी नोट्स में शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं है, प्लीज पूछ लेना, है ना, प्लीज आस्क मी, पर कंफ्यूजन में मत रहना, जैसे कि अभी पीयूष ने पूछा वैसे पूछ लेने का, ठीक है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये भी लिख देती हूं मैं, यहां पर लिख देती हूँ, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। सच में याद हो गया क्या? क्या हमें ये याद हो गया पक्के से? अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगी फिर मैं, ये याद हो गया तो मैं क्वेश्चन पूछूं? गौरव सारे के सारे पॉइंट्स कवर है बेटा, प्लीज हैव सम पेशेंस, है ना, सारे पॉइंट्स कवर है, जो भी मॉड्यूल में ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस नोट्स, ठीक है। तो उसकी श्योरिटी मैं आपको देती हूँ, हर एक पॉइंट कवर है, हर एक रेलिवेंट पॉइंट कवर है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट कवर्ड है, ठीक है। चलो अभी ना कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, गाइस हैव टू आंसर, विल इट कंसिडर्ड इन डिपॉजिट और नॉट, ठीक है। ए लिमिटेड रिसीव्ड 20,000 रुपीज फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट, ए लिमिटेड क्या इसे डिपॉजिट में कंसिडर करेगी क्या? समझ आया? ए लिमिटेड रिसीव्ड 20,000 रुपीज फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट, विल इट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, येस और नो? पक्का? अच्छा ओके। ए लिमिटेड रिसीव्ड 20 lakhs रुपीज, परफेक्ट आंसर नहीं होगा। ए लिमिटेड रिसीव्ड 20 lakh रुपीज फ्रॉम इशूइंग कमर्शियल पेपर, तो विल इट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट? क्या वो डिपॉजिट में माना जाएगा? 20 लाख रुपीज ए लिमिटेड को मिले हैं ना, उसने अगेंस्ट में कमर्शियल पेपर इशू किया है, क्या वो डिपॉजिट में माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, समझ आ रहा है, याद आ रहा है? परफेक्ट। अच्छा, ए लिमिटेड को पैसा रिसीव हुआ है फ्रॉम IRDA, ठीक है, IRDA से पैसा मिला है, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या ये डिपॉजिट में कंसिडर होगा? ना 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 ना, नहीं होगा डिपॉजिट में कंसिडर। वेरी गुड, ऑसम, अभी समझ आ गया, मजा आ गया, यही हम चाहते थे कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। मस्त है, शुरू शुरू में बहुत इजी इजी पॉइंट्स कर रहे हैं हम, है ना। नेक्स्ट है एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इंटरेस्ट, से कोई भी पैसा आपको मिल रहा है, आपकी कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है, वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, इट मीन्स कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना है वहां पर, और आपने एज अ ट्रस्ट होल्ड करके रखा है। जब भी हम बोलते हैं एज अ ट्रस्ट होल्ड करके रखा है, इट मीन्स आपने उसे सिर्फ संभाल कर रखा है, यू आर नॉट यूजिंग दैट मनी, आपने बस होल्ड करके रख रखा है। ऐसा कोई पैसा है जो आपकी कंपनी को रिसीव होता है एंड विच इज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, इट मीन्स यू डोंट हैव टू नॉट टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे नहीं करना है, आपने सिर्फ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको होल्ड करके रखा है, एज अ ट्रस्ट संभाल के रखा है, तो ऐसा पैसा भी यहाँ पर डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। संजय, जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से अगर आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो बेटा इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, है ना। अच्छा, कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है निधि कंपनी को, निधि कंपनी याद है हमें, SBIL में पढ़ाया था, निधि पॉजिटिव हो गए थे सब लोग, पूरे टाइम निधि निधि छा गया था, वही निधि कंपनी हमारी मम्मा जैसी, जिसकी हैबिट होती है ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लेंड करती है मेंबर्स को, उस निधि कंपनी को कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, वो डिपॉजिट में कंसिडर कतई नहीं होगा।
अच्छा, नेक्स्ट, अगर कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है चिट फंड को, अभी ये सब क्या होता है, मतलब चिट फंड क्या होती है। सो इफ यू आर इन सेकेंड ग्रुप तो आप ये पढ़ने वाले हो अब आपके SLCM वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। अदरवाइज इतना इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। सो कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है चिट फंड से तो वो भी डिपॉजिट नहीं होगा। कोई चिट फंड्स है उसे कोई भी पैसा मिल रहा है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। अभी आ रहे मजेदार मजेदार क्वेश्चंस, अब आएगा मजा। अभी तक तो कुछ था ही नहीं, अभी तक तो वार्म अप था, ठीक है। अभी देखो, एनी अमाउंट, अभी मुझे चाहिए तुमका दिमाग, दिल और दिमाग यही परिच लगाने का, ठीक है, यही परिच लगाने का, अभी दिमाग चाहिए। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन who at the time of receipt of amount was director of a company or relative of director of private company। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? अरे हाँ हाँ बेटा, CMSL नहीं, हाँ एक ही बात है। हमारे टाइम पे इट वॉज SLCM, ठीक है। हाँ हाँ CMSL है, CMSL है, बहुत बड़ा इशू नहीं हो गया, इधर फोकस करो। कोई भी पैसा, कोई भी पैसा रिसीव हुआ है फ्रॉम पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट वाज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या ये समझ आया हमें? क्या कहता है तुमका दिमाग? तुमका दिमाग क्या बोलता है? हम दिमाग इच तो नहीं लगता है, हाँ जी। हमारी कंपनी है, बिल्कुल है। क्या है हमारी कंपनी? हमारे नादान परिंदे प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, नादान परिंदे प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो ये प्राइवेट कंपनी, इतना समझ आया, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड आ गया तो प्राइवेट कंपनी। कोई भी पैसा मिल रहा है आपको डायरेक्टर से, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर से या डायरेक्टर के रिलेटिव से, तो वो डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छा आंसर्स दिया बच्चे लोगों ने, वेरी गुड। सी, ये हमारी प्राइवेट कंपनी ये बोलती कि प्राइवेट कंपनी को अगर कोई भी पैसा कौन दे रहा है, डायरेक्टर दे रहा है, ठीक है, या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर दे रहा है, कोई भी पैसा, कितना भी पैसा रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर दे रहा है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। इसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा, इसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। जो भी पैसा मिल रहा है उसे डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। परफेक्ट जैनब, परफेक्ट एकशा, काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिया था, उससे पहले भी काफ़ी सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया था मेरे नादान परिंदों। सो कोई भी पैसा अगर आपको डायरेक्टर से मिल रहा है या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से मिल रहा है प्राइवेट कंपनी के, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पर साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी डायरेक्टर पैसा देगा ही शुड गिव अ डिक्लेरेशन। उसे क्या करना है, एक डिक्लेरेशन देना है। हम क्या डिक्लेरेशन देना है, उसे एक डिक्लेरेशन देना है कि ये पैसा जो मैं कंपनी को दे रहा हूँ ये मेरा खुद का पैसा है। इसे डिक्लेरेशन देना है, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर दैट द मनी गिवन टू कंपनी, जो भी पैसा कंपनी को दिया जा रहा है, इज हिज ओन्ड फंड, ठीक है, वो उसका खुद का पैसा है, सेल्फ ओन्ड फंड, उसने कहीं से बोरो नहीं किया है, सेल्फ ओन्ड फंड एंड नॉट बोरोड फंड। ये जो पैसा हम कंपनी को दे रहे वो हमारा खुद का पैसा है और हमने कहीं से बोरो नहीं किया, ये डिक्लेरेशन देना कंपलसरी हो जाता है। क्या ये क्लियर है? स्टार लगा देती हूँ। मानो हमारी प्राइवेट कंपनी का जो डायरेक्टर है गौरव, ठीक है, गौरव अगर प्राइवेट कंपनी को पैसा देता है वो डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा, पर गौरव शुड गिव अ डिक्लेरेशन कि ये पैसा मेरा खुद का है, मैंने किसी से बोरो नहीं किया। मान लो गौरव ने पीयूष से पैसा बोरो किया और वो पैसा फिर नादान परिंदे में दे दिया है, तो क्या वो डिपॉजिट माना जाएगा या डिपॉजिट माना नहीं जाएगा? क्या ये क्लियर हुआ, समझा चीज ना? गौरव ने पीयूष से बोरो किया और वो पैसा फिर हमारे नादान परिंदे प्राइवेट लिमिटेड में दे दिया। तो अब ये पैसा लेट्स अज्यूम 20 लाख रुपीस दिया, तो क्या ये 20 लाख डिपॉजिट में कंसिडर होगा या नहीं होगा?
सी यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट अगर आपने किसी से बोरो करके कंपनी को दिया है, क्योंकि बोला है अगर वो डायरेक्टर का खुद का पैसा होगा, यानी कि अगर वो डायरेक्टर का सेल्फ ओन्ड फंड होगा तो चलेगा, तो फिर वो डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा। बट इफ इट इज बोरोड फ्रॉम एनीवन और फिर आपने कंपनी को दिया है तो इसे हम डिपॉजिट कंसिडर करेंगे। आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये पैसा आपका खुद का है, सेल्फ ओन्ड है और बोरोड नहीं है। अगर आपने कहीं से बोरो करके दिया है तो इसे क्या माना जाएगा, फिर डिपॉजिट माना जाएगा। देखो इसके पीछे का लॉजिक समझो, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। डायरेक्टर अगर खुद का पैसा दे रहा है कंपनी को चलेगा, डायरेक्टर का जो रिलेटिव है वो पैसा दे रहा है कंपनी को तो वो भी डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा। क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए कि मैम डायरेक्टर अगर खुद का पैसा दे रहा है तो वो डिपॉजिट में नहीं होगा, डायरेक्टर का रिलेटिव अगर अपना पैसा दे रहा है कंपनी को वो डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा, लेकिन उसे एक डिक्लेरेशन देना है ये मेरा खुद का पैसा है, ठीक है, ये मेरा खुद का पैसा है, मैंने कहीं से बोरो नहीं किया। बोरो करने से क्या हो जाएगा दीदी कि अगर आप कहीं से बोरो करके दोगे इट मीन्स हो सकता है जहाँ से अलाउड नहीं हो, जहाँ से कंपनी को पैसा लेना अलाउड नहीं हो, आपने वहाँ से भी पैसा ले लिया है, ठीक है। इसलिए डायरेक्टर को जब भी पैसा देना है उसका खुद का पैसा होना चाहिए, बोरोड फंड नहीं होना चाहिए। एम आई वेरी क्लियर? क्या ये क्लियर है? कंफ्यूज होने जैसा कुछ है ही नहीं। मैम जब वो डायरेक्टर की पोस्ट से हट जाए तब क्या? नहीं उमेश, अब तो वो डायरेक्टर रहेगा ही नहीं ना, डायरेक्टर की पोस्ट से हट गया है अगर वो पर्सन, तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डायरेक्टर, आपको उसका रीपे करना पड़ेगा अमाउंट। लेकिन जब वो डायरेक्टर था उसने पैसा दे दिया है तो वो डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा। समझो, चीजों को समझो, मैं क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें, अभी तक तो स्टार्ट हुई है चीजें। ये आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को 1 लाख रुपए दिए डायरेक्टर ने, क्या ये डिपॉजिट के अंदर आएगा? यू जस्ट हैव टू गिव आंसर्स, पूरा क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टर ने 1 लाख रुपए दिए प्लस साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया कि ये पैसा ना मेरा खुद का है, साथ साथ डिक्लेरेशन दे दिया कि मेरा खुद का पैसा है। क्या ये 1 लाख रुपए डिपॉजिट में आएगा? क्या पूरा चीज देखो एक बार फिर से, नहीं आएगा। तो डायरेक्टर अगर अपना खुद का पैसा दे रहा है साथ में डिक्लेरेशन भी दे रहा है इट मीन्स इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। एम आई वेरी क्लियर? कोई जल्दीबाजी नहीं, शांति से समझेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन देना इज जरूरी, इट इज नेसेसरी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को 1 लाख रुपए दे रहा है, कौन दे रहा है? इस डायरेक्टर का ही कोई रिलेटिव दे रहा है, और वो क्या डिक्लेरेशन दे रहा है? डिक्लेरेशन दे रहा है कि ये उसका खुद का पैसा है, कहीं से बोरो नहीं किया है। क्या ये डिपॉजिट के अंदर कंसिडर होगा? क्या कंसिडर होगा डिपॉजिट के अंदर? नहीं होगा दीदी। एम आई वेरी क्लियर? एक बार ये दोनों पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए हैं, ये भी डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। ओके, अभी समझना, इसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर 1 लाख रुपए दे रहा है, पर यहाँ पर उसने बोरो किया है फंड, उसने कहीं से फंड बोरो किया है और फिर कंपनी को दे रहा है, तो क्या ये डिपॉजिट माना जाएगा? शांति से समझो, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर नहीं आ रहा है ना, तो अब ये डिपॉजिट माना जाएगा। इफ एट ऑल अगर डायरेक्टर ने कहीं से पैसा बोरो किया है और फिर वो प्राइवेट कंपनी को दे रहा है तो वो डिपॉजिट के अंदर आएगा। अगर डिक्लेरेशन दे दिया कि मेरा खुद का पैसा है तो डिपॉजिट में नहीं आएगा, अगर डिक्लेरेशन नहीं दिया उसने बोरो किया है तो वो डिपॉजिट के अंदर आएगा और इसे हम डिपॉजिट कंसिडर करेंगे। क्या अभी क्लियर हो गया है? अब बिग यस, क्या ये क्लियर है? बेटा साहिल, डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सी देयर विल बी 2 केसेस, अगर वो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अगर डिक्लेरेशन में वो बोलता है मेरा खुद का पैसा है डिपॉजिट में नहीं आएगा, अगर उसने कहीं से बोरो किया है तो वो डिपॉजिट के अंदर आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट,
ठीक है, अभी तक खत्म नहीं हुआ हमारा ये पॉइंट। अभी है हमारी एक पब्लिक कंपनी, यहाँ तक क्लियर है? हमारी है पब्लिक कंपनी, ये है हमारी गोलमाल लिमिटेड, यानी कि पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है उसके डायरेक्टर से, तो पब्लिक कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है अगर उसके डायरेक्टर से, क्या वो डिपॉजिट में अंदर आएगा? नहीं, वो डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। तो अगर पब्लिक कंपनी को पैसा मिल रहा है डायरेक्टर से, ठीक है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, वो डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। पब्लिक कंपनी में भी आपको क्या करना है? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये मेरा खुद का पैसा है, ओन्ड फंड है, मैंने कहीं से बोरो नहीं किया है। ओके, लेकिन 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 सुनो, अगर पब्लिक कंपनी को यहाँ पर पैसा कौन दे रहा है? रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर दे रहा है। तो अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में पैसा दे रहा है डायरेक्टर का कोई रिलेटिव, तो इसको आप लोग डिपॉजिट के अंदर मानोगे, ये डिपॉजिट के अंदर आएगा, इट विल कंसिडर अंडर डिपॉजिट। देखो, हमारी प्राइवेट कंपनी है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, अभी तक चीज़ें खत्म नहीं हुई, इट्स द ओनली स्टार्टिंग, ठीक है? आई अंडरस्टैंड आपके मन में कोई डाउट आ सकता है, बट प्लीज़ लेट मी कंप्लीट अ पॉइंट, एक बार मुझे पूरा पॉइंट कंप्लीट करने दो, फिर डेफिनेटली योर ऑल डाउट्स आर वेलकम, ठीक है? तो एक बार मुझे कंप्लीट करने दो। हमने देखा है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, समझ आया चीज़ों को? प्राइवेट कंपनी में पैसा डायरेक्टर दे रहा है या डायरेक्टर का रिलेटिव दे रहा है, किसी को भी डिपॉजिट कंसिडर नहीं करने वाले हैं, एज सॉर्टेड एज दैट। पब्लिक कंपनी में अगर डायरेक्टर पैसा दे रहा है, डिपॉजिट नहीं मानेंगे, ठीक है? लेकिन अगर डायरेक्टर का कोई रिलेटिव पैसा दे रहा है, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी क्या डाउट है मुझे बताइए जरा। गौरव, आपके क्वेश्चन में इट विल बी गिवन कि डिक्लेरेशन दिया है, उसका खुद का पैसा है, और क्वेश्चन में लिखा होगा कि उसने बोरो किया है। वी विल सॉल्व द क्वेश्चन सो दैट यू विल हैव एन आइडिया, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? यस पीयूष आनंद, क्वेश्चन दूंगी अभी मैं, टेंशन मत लो, और क्वेश्चंस पूछूंगी इससे रिलेटेड ही। हमारी कंपनी है होशियार लिमिटेड, होशियार लिमिटेड को 20 लाख रुपीस दिए हैं पीयूष ने, जो कि डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है, डायरेक्टर है, और साथ में उसने डिक्लेरेशन भी दे दिया है। क्या ये 20 लाख रुपीस डिपॉजिट माने जाएंगे क्या? क्या ये 20 लाख रुपीस डिपॉजिट माने जाएंगे? फिर आपका एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 1 लाख रुपीस लिया है प्रियांशी से, हु इज ए रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। प्रियांशी कौन है? रिलेटिव है डायरेक्टर की। डिक्लेरेशन गिवन है, उसका खुद का पैसा है। क्या वो डिपॉजिट है? नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। दोनों के ही केसेस में डिपॉजिट नहीं होगा, बिग नो, क्योंकि अगर पब्लिक कंपनी को डायरेक्टर से पैसा मिल रहा है वो डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा, डिक्लेरेशन भी दे दिया है। दूसरा, कंपनी देखना प्राइवेट है या पब्लिक है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी को तो चाहे डायरेक्टर पैसा दे चाहे रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर पैसा दे, अगर डिक्लेरेशन दिया उनका खुद का पैसा है तो ये हमारा डिपॉजिट में नहीं आएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन, एक्स वाई जेड लिमिटेड को 1 लाख रुपए दे रही है, कौन दे रही है? भूमि, ठीक है? भूमि कौन है? भूमि इज ए रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, तो क्या ये डिपॉजिट के अंदर आएगा? एक लास्ट क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड को
1 लाख रुपए दे रहा है डायरेक्टर ए, बट उसने बोरो किया है फ्रॉम बी। सी, ये जो क्वेश्चन था इसमें था XYZ लिमिटेड को भूमि 1 लाख रुपीज दे रही, हु इज अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, विल इट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट? यस यस, ये डिपॉजिट में कंसिडर होगा, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी में रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर अगर पैसे देता है तो उसे हम क्या मानेंगे? डिपॉजिट मानेंगे। नेक्स्ट बताओ जरा, ABC लिमिटेड है, ठीक है, ABC लिमिटेड को कौन पैसे दे रहा है? ए जो डायरेक्टर है वो ही पैसा दे रहा है, बट इसने ना किसी से बोरो किया और बोरो करके पैसा दे रहा है। विल इट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट? यस एंड अ बिग यस, एंड आई कैन एब्सोल्युटली से आप लोगों को समझ आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इसने बोरो किया है। अगर बोरोड फंड है तो बोरोड फंड तो हमेशा क्या कंसिडर होगा? बोरोड फंड विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ठीक है। क्या ये डन हो गया हमारा? चलो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, डिक्लेरेशन should be given that the money is directors owned fund and not borrowed। क्या ये क्लियर हो गया है? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सी समझो, ये बोला गया है, ये आई हमारे डिबेंचर से रिलेटेड वाली बात। यस गौरव, एनी अमाउंट रेज थ्रू सिक्योर्ड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, कोई भी पैसा कंपनी कैसे रेज कर रही है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स या बॉन्ड से। हमारी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, कंपनी ने सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए हैं। इफ इट ऑल आपकी कंपनी ने सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए, सिक्योर्ड बॉन्ड्स इशू किए, उससे जो पैसा आ रहा है वो पैसा डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा, ठीक है दीदी। फिर बोला गया है कोई भी पैसा कंपनी को मिल रहा है बिकॉज कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए। कैसे डिबेंचर्स इशू किए हैं? यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं, अनसिक्योर्ड इशू किए हैं और लिस्टेड है। ध्यान से सुनेंगे, नॉन कन्वर्टेबल है हमारे, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज मतलब अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है ये, और ये लिस्टेड है, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है हमारी कंपनी, लिस्टेड है और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रही है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो डिबेंचर्स में इशू और डिबेंचर्स में हमारे डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं होगा। आई नो पूरा एग्जैक्ट क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया सो दैट आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, ठीक है। कोई और दिक्कत है? यस जानवी, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों में ही बोरोड फंड डिपॉजिट होगा, यही चीज बोल चुकी हूँ बेटा मैं। यस नेहा, एकदम सही लॉजिक बोला आपने, ठीक है। चल अभी और क्लैरिटी के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द चार्ट। ये चार्ट है आप लोगों के सभी के सामने, स्टॉक एक्सचेंज है वो भूमि, है ना। चलो अभी मुझे आप सभी का फोकस इधर चाहिए, किसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा, जो अभी तक हमने पढ़ा पहले वी विल रिवाइज दैट। फटाफट फटाफट रिवाइज करो। कंपनी को पैसा मिला है, कहाँ से मिला है? अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम, कहाँ से मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या कोई और सोर्स से जिसका रीपेमेंट गारंटी किया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने। कंपनी को पैसा मिला है स्टेचुटरी अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी से पैसा मिला है विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कंपनी को पैसा मिला है फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर कंपनी को पैसा मिल रहा है कोई भी बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या कोई
भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। कंपनी को पैसा मिला है, कंपनी को पैसा रिसीव हुआ है अगेंस्ट द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, वो भी डिपॉजिट के अंदर नहीं आने वाला है। अगर कंपनी को पैसा मिला है, ठीक है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट हमारी कंपनी को मिला है विच इज रिसीव्ड एंड होल्ड बाय द कंपनी, इंटरेस्ट डिपॉजिट में नहीं आएगा। निधि कंपनी को कोई भी पैसा मिला है वो डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। चिट फंड को जो भी पैसा मिला है वो डिपॉजिट के अंदर नहीं आने वाला है। कंपनी, प्राइवेट कंपनी को कोई भी पैसा रिसीव हुआ ईदर फ्रॉम द डायरेक्टर और ईदर फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, वो डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। उन्हें एक डिक्लेरेशन देना है ये इनका सेल्फ ओन्ड फंड है, कहीं से बोरो नहीं किया। अगर आपने बोरो करके दिया है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर ने पैसा दिया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ने पैसा दिया है, साथ ही साथ डिक्लेरेशन दिया है कि मेरा खुद का पैसा है, डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा। अगर पब्लिक कंपनी है और पैसा रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ने दिया है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। आई होप आई एम वेरी 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 क्लियर। क्या आर यू एबल टू रिकॉल विथ मी? 50%, 60%, 70%, इतना तो रिकॉल कर पाए, नॉट 100% तो ठीक है। डायरेक्टर्स अगर पैसा दे रहे हैं तो उन्हें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरा खुद का पैसा है। परफेक्ट। चलो अभी जिस पॉइंट में हम आए हैं, हमारी कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशू कर रही है। कंपनी डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशू करके अमाउंट रेज करती है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर कंपनी अमाउंट रेज करती है बाय इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिस पे चार्ज क्रिएटेड है, ठीक है, कंपनी के असेट पे चार्ज क्रिएटेड है। यहाँ पर कंपनी ने पैसा रेज किया है बाय इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, तो ध्यान रखना कंपनी के असेट पे चार्ज क्रिएट होना चाहिए। और कौन सी असेट पे चार्ज क्रिएट होना चाहिए? कंपनी की टेंजिबल एसेट पे चार्ज क्रिएट होना चाहिए। वी ऑल नो टेंजिबल एसेट क्या होता है। इंटेंजिबल एसेट होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, वो नहीं, उसके अलावा जो भी टेंजिबल एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, उस पर चार्ज क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, हमारी बदमाश लिमिटेड है, बदमाश लिमिटेड ने 1 लाख सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करे हैं, जो 1 लाख रुपए अभी कंपनी को मिल रहा है। क्या वो डिपॉजिट में ट्रीट होगा? नो 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 नो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ठीक है, वो डिपॉजिट के अंदर ट्रीट नहीं होगा। सिक्योर्ड डिबेंचर्स अगर कंपनी ने इशू किए हैं, चार्ज क्रिएटेड है टेंजिबल एसेट पे, वो डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। दूसरा, कंपनी ने कोई भी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू किए हैं जो कि कंपलसरी कन्वर्टिबल है विद इन 10 ईयर्स, कहने से वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, तो ऐसे डिबेंचर्स इशू किए जो कि कंपलसरी कन्वर्ट होने वाले हैं विद इन 10 ईयर्स, वो भी आपके डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होंगे। कंपनी ने ऐसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू किए हैं जो कि लिस्टेड है, कहाँ लिस्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अगर ऐसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स है विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये भी डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। इन शॉर्ट क्या मैं बोल सकती हूँ, ऐसे डिबेंचर्स, कैसे डिबेंचर्स हो गए ये हमारे, अगर इफ इट ऑल, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी देने वाली हूँ, आपके डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड हैं, नॉन कन्वर्टिबल है, लिस्टेड है, तो ये जो डिबेंचर्स है ये कभी भी डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। कैसे हैं आपके डिबेंचर्स? सिक्योर्ड है, नॉन कन्वर्टिबल है और लिस्टेड है। सिक्योर्ड है, नॉन कन्वर्टिबल है, लिस्टेड है, इट विल नेवर बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई भी किसी भी तरह का डाउट? इफ यू वांट मी टू रिपीट तो बता देना, ठीक है। डिबेंचर्स वाला कोई डाउट है हमारे दिमाग में? यस यस मैम, इफ इन केस पब्लिक कंपनी एंड रिसीव डिपॉजिट। राज देखो, इस डेफिनेशन के अलावा जो भी पॉइंट पढ़ रहे हो वो डिपॉजिट में आएगा। मैंने बता दिया साक्षी की पब्लिक कंपनी में क्या होगा, डायरेक्टर के फ्रेंड ने दिया है, डायरेक्टर का फ्रेंड इज नॉट अ रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर, तो वो डिपॉजिट में आएगा आदित्य। ठीक है। अच्छा, क्या चाहते हो एक बार रिपीट कर दूं?
चलो ठीक है, हम लोग समझते हैं चीज़ों को। हमारी कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी पैसा कैसे रेज करेगी? बाइंग इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स। प्लीज़ गाइस, अभी अपना दिल और दिमाग हम दोनों यही लगाने वाले हैं, ठीक है? शांति से समझो। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी अपना पैसा इशू करेगी, कंपनी बोलेगी कि यार हमें पैसा चाहिए, एंड दैट इज़ वाई हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। यहाँ तक सॉर्टेड है। अगर आपकी कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करती, सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिसके अगेंस्ट हम असेट दे रहे हैं, जिस असेट पे चार्ज क्रिएटेड है कि अगर हम रीपे नहीं कर पाए तो इस असेट को बेचकर आप अपना पैसा ले सकते हो। तो इफ द कंपनी इज इशूइंग बाय सिक्योर्ड डिबेंचर्स, और ऐसे डिबेंचर्स जिस पे चार्ज क्रिएटेड है एसेट पे, और चार्ज भी कौन सी एसेट पे क्रिएटेड है? टेंजिबल एसेट पे। ये जो पैसा कंपनी को मिल रहा है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। ये हमारा पहला पॉइंट था। अगर बदमाश लिमिटेड 1,00,000 रुपए मिल रहा है बदमाश लिमिटेड को बाय सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ये 1,00,000 रुपए डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा। क्या ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? क्या ये सिक्योर्ड वाला पॉइंट क्लियर है? एक एक करके बताते जाओ। ये हमारा सिक्योर्ड वाला पॉइंट क्लियर है क्या? यहाँ तक डन है? ओके। नेक्स्ट है, अगर आपकी कंपनी कैसे डिबेंचर्स इशू कर रही है जो कि कंपलसरी कन्वर्टेबल होने वाले हैं। हमने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पढ़े, कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। अगर आपकी कंपनी इशू कर रही है कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच इज़ कन्वर्टेबल विद इन 10 ईयर्स, क्योंकि रिडम्पशन पीरियड ही 10 साल का होता है। तो अगर आपकी कंपनी कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है, उससे जो पैसा आपको आ रहा है वो भी डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होने वाला है, वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी 5 लाख के कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। मैंने डिबेंचर्स इशू किए, मेरी कंपनी को 5 लाख रुपीज़ मिल गए। दिस 5 लाख रुपीज़ जो मुझे रिसीव हुए, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। Am I very clear on this point? Okay. The third one is, if my company is issuing any bonds or debentures which are listed on stock exchange. बहुत सीधी सी बात है, अगर आप के जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो उस केस में भी क्या होगा? इसे डिपॉजिट कंसिडर नहीं माना जाएगा। क्या अभी क्लियर है? कोई भी डाउट है? अभी एक पॉइंट और एडिशनली मैं बता रही हूँ। हमें ये 3 चीज़ें समझ आ गई हैं, उसके अलावा मैं एडिशनली बता रही हूँ। पहली चीज़ हमें समझ आई है, दीदी अगर हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं जिस पे असेट पे चार्ज क्रिएटेड है टेंजिबल एसेट पे, तो ये क्या होगा? हमारे डिपॉजिट नहीं होगा। अगर हमारे डिबेंचर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, डिपॉजिट नहीं होगा। अगर हमारे डिबेंचर्स कंपलसरी कन्वर्टेबल है, तो वो भी आपका डिपॉजिट नहीं होगा। क्या ये तीनों पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है? अच्छा, अभी एक और डेफिनेशन बोलती है, इफ इट ऑल आपके डिबेंचर्स ऐसे हैं, कैसे हैं? आपके डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड हैं, मतलब हमारे जो डिबेंचर्स है उस पर चार्ज क्रिएटेड नहीं है। आपके डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्ट भी नहीं होंगे, ठीक है? आपके डिबेंचर्स कैसे हैं? नॉन कन्वर्टेबल है, पर वो लिस्टेड है, तो वो भी डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। ये भी डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। ये तीनों चीजें अलग थी और ये पॉइंट अलग है, ठीक है? जैसे आपके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड होते हैं कामिनी स्टॉक एक्सचेंज पे, वैसे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस पे वो भी लिस्टेड होते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारे दिमाग में क्लियर हुआ। दूसरा भी बोलता है, कंपनी कैसे डिबेंचर्स इशू कर रही है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रही है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है, बट वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो भी डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होगा, ठीक है? अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आपको दे रही हूँ, क्योंकि आपके मन में आ सकता है मैम अगर ये सब डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा तो आखिरकार डिपॉजिट में कंसिडर क्या होगा? आ सकता है मन में डाउट कि आखिरकार किसको डिपॉजिट माना जाएगा। सो दिस इज द एक्स्ट्रा ज्ञान विच आई एम गिविंग यू, कि आखिरकार किसे डिपॉजिट में कंसिडर किया जाएगा। अगर आपके डिबेंचर्स अनलिस्टेड हैं, नॉन कन्वर्टेबल है, अनसिक्योर्ड है, तो वो डिपॉजिट्स में माने जाएंगे, ठीक है? क्या जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? और जो बच्चा पूछ रहा है मैम 10 इयर्स की लिमिट है क्या कोई, तो ऋषि अग्रवाल हमने डिबेंचर्स पढ़ा, चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1। डिबेंचर्स का रिडम्पशन पीरियड क्या होता है बेटा? क्या होता है? 10 इयर्स होता है डिबेंचर्स का रिडम्पशन पीरियड।
मतलब 10 साल में आपको रीपेमेंट तो करना ही है, उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप बोरो नहीं कर सकते, इसलिए कन्वर्टिबिलिटी में भी लिमिट होती 10 ईयर्स की। ठीक है, क्या ये क्लियर है? पक्का से इस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। डन है? पक्का पक्का? ठीक, जाते हैं हमारे चार्ट की ओर। हमने ये सारे पॉइंट देख लिए हैं। कोई भी अमाउंट रेज कर रहे हो सिक्योर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के थ्रू जिसमें टेंजिबल एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है, अगर आपके जो डिबेंचर्स है वो लिस्टेड है, अगर आपके डिबेंचर्स कंपलसरी कन्वर्टिबल है, डिपॉजिट में माना नहीं जाएगा। इफ एट ऑल हमारे डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड है, नॉन कन्वर्टिबल है, बट वो लिस्टेड है ना स्टॉक एक्सचेंज पे, वो भी डिपॉजिट में माना नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी आ जाए उसे क्या मानोगे? उसे डिपॉजिट में मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी अंडर एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से समझेंगे ये वाला पॉइंट क्या बोलता है। कोई भी पैसा एम्प्लॉय से मिला है, ये कंपनी को पैसा कहाँ से मिला है? बेटा एकदम सही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा है। डिपॉजिट किसे माना जाएगा? अनसिक्योर्ड है, नॉन कन्वर्टिबल है और अनलिस्टेड है। ठीक है आदित्य, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन हियर। यस पीयूष, लिस्टेड का मेन इशू है हमारा। सी अभी समझो क्या बोला है। अगर आपकी कंपनी को पैसा मिल रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है? कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जो आपको पैसा दे रहा है, पर कितना पैसा दे रहा है? ये पैसा शुड नॉट एक्सीड हिज एनुअल सैलरी, उसके जितनी एनुअल सैलरी है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और वो पैसा दे भी क्यों रहा है? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अरेंजमेंट दे रहा है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट दे रहा है। समझना ऐसा कब होता है? प्रैक्टिकली और लॉजिकली चीज़ों को समझो। कोई भी एम्प्लॉय है, वो किसी कंपनी में आता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेट्स अज्यूम उसको फाइनल किया गया 12 लाख पर एनम पे। ठीक है, इतना पैसा मिलेगा, तो उसको बोलते नहीं नहीं तुम्हें कुछ सिक्योरिटी अमाउंट तो देना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर ये एम्प्लॉय कंपनी को पैसा देता है विच इज़ नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं है, प्लस ये पैसा कैसा है? प्लस नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, मतलब कंपनी उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देने वाली है। ठीक है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है। और एम्प्लॉय क्यों दे रहा है? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट गिवन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो पैसा आपकी कंपनी को मिल रहा है, ये पैसा लेट्स अज्यूम हम बोलते कि आपको देना पड़ेगा 11 लाख रुपए, ये जो पैसा कंपनी को मिल रहा है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी को कोई भी पैसा दे रहा है, लेकिन वो पैसा उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, इट मीन्स कंपनी उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। थर्ड, वो क्यों दिया है? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर पैसा दिया है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, अभी मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन आते हैं और तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो तो जवाब देना। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि इसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, ये डिपॉजिट में नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में, ये है हमारी कंपनी। ठीक है, इस कंपनी को एम्प्लॉय पैसा दे रहा है, एम्प्लॉय की जो एनुअल सैलरी है ना, एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी कितनी है? मानो कंपनी में इस एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी है 10 लाख रुपीज पर एनम, पर ये एम्प्लॉय कंपनी को कितना पैसा दे रहा है? ये एम्प्लॉय कंपनी को पैसा दे रहा है लेट्स अज्यूम 12 लाख रुपीज। तो माय क्वेश्चन इज ओनली दैट, क्या ये 12 लाख रुपीज डिपॉजिट कंसिडर होंगे क्या? विल इट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट? विल इट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट? क्या कहता है तुम्हारा दिमाग? यस और नो? फिर से प्रोविजन समझाती हूँ, ठीक है। एक बार ये जो लिख रही हूँ वो देखना, अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय शुड नॉट
exceed his annual salary। समझ आया? अभी बताओ क्या ये डिपॉजिट कंसिडर होगा या नहीं हुआ? यू कैन रिकंसिडर योर आंसर, ठीक है। और फिर बताओ, प्रोविजन बोलता है कंपनी को कोई भी पैसा अगर एम्प्लॉय से मिल रहा है बट वो पैसा उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए और गिवन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर कंपनी को पैसा मिल रहा है अपने एम्प्लॉय से, हाँ भले ही वो जो अमाउंट इट इज़ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, ठीक है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मिल रहा है, पर फिर भी क्या वो डिपॉजिट में कंसिडर होगा? यस यस, अ बिग यस, ये डिपॉजिट के अंदर कंसिडर होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, क्योंकि आप अपनी एनुअल सैलरी से ज़्यादा दे रहे हो। यहाँ पर नज़र डालो, इस एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी तो 10 लाख रुपए ही है। ये अगर आप अपनी एनुअल सैलरी से ज़्यादा पैसा कंपनी को दे रहे हो, अगर आप अपनी एनुअल सैलरी से ज़्यादा पैसा कंपनी को दे रहे हो, तो जो भी पैसा है इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ठीक है। अभी बताओ कोई डाउट है? इज एवरीथिंग क्लियर? यस, परफेक्ट परफेक्ट। ये तीनों कंडीशन का ध्यान रखना है। अमाउंट शुड नॉट एक्सीड हिज एनुअल सैलरी, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग भी होना चाहिए और गिवन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और क्वेश्चन पूछूं? एक और पूछे आपसे? चलो, ये हमारी है कंपनी ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड में एम्प्लॉय कौन है? लेट्स अज्यूम किसको एम्प्लॉय बनाते हैं हम लोग? पानी कौर, ठीक है। पानी क्या है हमारी कंपनी में? एम्प्लॉय है, पानी एम्प्लॉय है। पानी की सैलरी कितनी है? पानी की एनुअल सैलरी है 24 लाख पर एनम, ठीक है। पानी की एनुअल सैलरी है 24 लाख पर एनम। पानी कंपनी को पैसा दे रही है, कितना पैसा दे रही है पानी? 12 लाख रुपीस दे रही है। पर ये जो अमाउंट है ना, ये इंटरेस्ट बियरिंग है, मतलब कंपनी इस पे इंटरेस्ट देने वाली है। तो यू हैव टू टेल मी ये अमाउंट कंपनी के लिए डिपॉजिट होगा या डिपॉजिट नहीं होगा, वेदर इट विल बी ए डिपॉजिट और नॉट डिपॉजिट। बताओ, ध्यान से समझना। डिपॉजिट नहीं होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपको। सबसे पहला, अमाउंट उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो अमाउंट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, इट मीन्स कंपनी उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। थर्ड, इट शुड बी गिवन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। येस, यहाँ पर जो अमाउंट है इट इज़ नॉट एक्सीडिंग हर एनुअल सैलरी, लेकिन कंपनी इस पर इंटरेस्ट दे रही है, एंड क्योंकि कंपनी इस पर इंटरेस्ट दे रही है इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। ये डिपॉजिट माना जाएगा। यस, बिकॉज कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, कंपनी इज गिविंग इंटरेस्ट। हमने देखा था डिपॉजिट नहीं होने के लिए कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट गाइस, इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट दे रही है बच्चा लोग। एक और क्वेश्चन देखो, ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड को उसकी एम्प्लॉय है मिसेस बी, ठीक है। मिसेस बी पैसा दे रही है, मिसेस बी की सैलरी कितनी है? 10 लाख पर एनम है। मिसेस बी 5 लाख रुपीस कंपनी को दे रही है, प्लस वो अमाउंट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, मतलब कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, और साथ ही साथ वो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में दे रही है। तो क्या ये 5 लाख रुपीज फॉर ABC लिमिटेड इज डिपॉजिट? क्या ये डिपॉजिट है क्या? यस और नो? पोल स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो। बताओ, ए और बी लिखो चैट में। ऑप्शन ए यस डिपॉजिट माना जाएगा, ऑप्शन बी नहीं डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इसका आंसर देकर बताओ।
ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, क्योंकि भैया एनुअल सैलरी से एक्सीड भी नहीं कर रहा है, अमाउंट भी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, तो इसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। ठीक है, क्या ये एकदम क्लियर हो गया पॉइंट हमारा? नेक्स्ट पर जाए, चलो। ये संजय, अभी बोला गया है कोई भी पैसा अगर रिसीव होता है कंपनी को इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी के बिजनेस के दौरान कंपनी को कोई भी पैसा रिसीव होता है, कैसे रिसीव होता है? एज एन एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मेरा बिजनेस क्या है? टीवी का बिजनेस है, मैं टीवी सेल करती हूँ, ठीक है, हमारी कंपनी टीवी सेल करती है। तो अभी कामिनी मेरे पास आती है और कामिनी बोलती दीदी दीदी है ना, हमें 100 टीवीज़ का ऑर्डर चाहिए, 100 टीवीज़ आप सप्लाई कर दोगे क्या? मैंने कहा ठीक है सप्लाई कर दूंगी। तो अभी कामिनी, मान लो उसकी रेट होती है 20 लाख रुपीज़, मैं कामिनी से कुछ एडवांस लूंगी, कामिनी ने मुझे एडवांस दे दिया 10 लाख रुपए। क्वेश्चन आता है अगर कोई भी एडवांस कंपनी को रिसीव होता है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या वो एडवांस डिपॉजिट में कंसिडर होगा? क्या वो एडवांस डिपॉजिट माना जाएगा क्या? नहीं, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सो इफ एट ऑल आपकी कंपनी को कोई भी एडवांस मनी मिल रहा है, एडवांस मनी क्यों मिल रहा है? फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए एडवांस में पैसा मिल रहा है, वो डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट देयर इज अ कंडीशन कि गुड्स और सर्विसेज को आपको कब तक सप्लाई कर देना है? 365 डेज के अंदर सप्लाई कर देना है। इट मीन्स ये जो टीवी का ऑर्डर है मुझे उसको 365 डेज में सप्लाई करना रहेगा। 10 लाख रुपए ये जो एडवांस आया है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, पर ये जो टीवी है मुझे कब तक सप्लाई करना है? 365 डेज में सप्लाई करना है। मान लो मैंने 365 डेज में सप्लाई नहीं किया, तो उसके बाद ये जो एडवांस है फिर वो डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा। क्या ये क्लियर है? सो मेरे पास कंडीशन क्या है? कोई भी एडवांस मनी मिलता है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में, ठीक है, वो एडवांस मनी डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा। बट द कंडीशन इज आपको सप्लाई कर देनी है 365 डेज में। अगर 365 डेज में सप्लाई नहीं किया, इफ नॉट डन within 365 days, if not done in 365 days, तो आफ्टर 365 डेज क्या होगा? आफ्टर 365 डेज फिर वो डिपॉजिट कंसिडर करेगा, फिर वो डिपॉजिट में कंसिडर हो जाएगा। एकदम क्लियर है? पक्का से? अच्छा, अगर कंपनी को यहाँ पर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो अगर कंपनी को कोई एडवांस भी रिसीव होता है, एडवांस किसके लिए रिसीव हो रहा है? कंपनी को इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एडवांस रिसीव होता है, या कंपनी को कोई भी एडवांस रिसीव हो रहा है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल सकता है ना, हमारी कंपनी कुछ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करती, लेकिन मैंने बोला कि मान लो हमारी कंपनी का काम है इवेंट मैनेजमेंट का, ठीक है, तो हमने बोला ओके हम सर्विसेज दे देंगे आपको, पर आपको कुछ पैसा डिपॉजिट देना पड़ेगा हमें। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी को मिल रहा है वो भी डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा। अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे जो पीजीज और हॉस्टल्स में रहते होंगे, वहाँ पर वो 1 महीने का डिपॉजिट लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, मान लो वो कोई कंपनी है जो डिपॉजिट ले रही है सिक्योरिटी के तौर पे, तो वो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। क्या ये क्लियर है? ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना है, उसके लिए कोई भी पैसा एडवांस में रिसीव हो रहा है वो भी डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा। अब आती है मेन बात, ये बोलती है अगर आपकी कंपनी को एडवांस मिल रहा है फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज, कैसी फ्यूचर सर्विसेज? जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या लगता है आज मैंने सोचा मुझे ना फैक्ट्री बनानी और कल फैक्ट्री बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी, टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज में। तो अगर आपकी कंपनी को कोई भी एडवांस यहाँ पर मिलता है, किस चीज़ के लिए एडवांस मिलता है? फ्यूचर में कोई सर्विसेज देने के लिए, तो ये कब तक डिपॉजिट माना नहीं जाएगा? यहाँ पर बोला गया है 2 केसेस है बेटा, या तो वो 5 ईयर्स तक डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, या फिर जो भी आपका कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है, समझाते हैं इस चीज़ को, जस्ट अ मिनट, कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस।
फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि आपको क्या करना है, फैक्ट्री बनाकर देनी है, और उसके लिए हम उसे एडवांस दे रहे हैं कि आपको फैक्ट्री बनाकर यहाँ पर देनी है। जनरल कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है हमारी कि हमारी जो फैक्ट्री है वो 4 साल में बन जाती है, तो कब तक डिपॉजिट माना नहीं जाएगा वो एडवांस अमाउंट, या तो 4 years या फिर 5 years, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी लेस होगा। तो जो भी कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है या फिर 5 साल, विच एवर इज लेस, उस टाइम पीरियड तक ये डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। क्या ये क्लियर है? अच्छा, एग्जाम्पल दे देती हूँ। ऑल हमारी कंपनी है, कंपनी को एडवांस मिला है, काय के लिए एडवांस मिला है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेट्स अज्यूम उसको एडवांस में 10 लाख रुपए मिले, तो ये 10 लाख रुपए डिपॉजिट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कब तक नहीं किए जाएंगे? क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस इतने साल है। मान लो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस दे रखी 6 years, आपकी कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है, और 5 years, 5 years तो हमेशा कंसिडर करना ही है ना, 5 years। तो कब तक ये डिपॉजिट माना नहीं जाएगा? 6 years और 5 years, विच एवर इज लेस। क्या लेस है? 5 years। तो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, टिल 5 years आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके देनी है, और दिस 10 लाख रुपीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ये डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। क्या ये क्लियर है? परफेक्ट गाइस, ऑसम, एकदम प्यारा प्यारा आंसर दिया है। हाँ जी, चलो एक पॉइंट और समझाया जाता है आपको। हम्म तो ये पॉइंट मैं लिख देती हूँ। एनी मनी रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीव्ड बाय कंपनी, कोई भी पैसा कंपनी को मिला है, क्यों मिला है? बाई इशूइंग ऑफ शेयर्स, कंपनी ने ना शेयर्स इशू किए हैं, एंड क्योंकि कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो कंपनी को पैसा मिलेगा। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अलॉट द शेयर्स विद इन 60 days, कंपनी को शेयर्स अलॉट करना है 60 days में, ठीक है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर इशूइंग शेयर्स, देन कंपनी हैव टू अलॉट शेयर्स, कंपनी हैव टू अलॉट शेयर्स। कितने टाइम में अलॉट करने हैं शेयर्स? ये टाइम लिमिट ध्यान रखना, विद इन 60 days। अगर 60 days में अलॉट नहीं करें तो क्या? इफ नॉट अलॉटेड विद इन 60 days, अगर 60 days में अलॉट नहीं किए, देन रिफंड कर दो। देन रिफंड नहीं किए ना हमने अलॉट 60 days में, तो क्या करेंगे हम? रिफंड कर देंगे। कितने दिन में रिफंड करना है? देन रिफंड विद इन 15 days। 15 days कहाँ से? जब से 60 days खत्म हुए, 15 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 days। मस्त एग्जाम्पल से समझेंगे इसे, पर ये भी हमारा डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। तो ये आपका प्रोविजन क्या बोलता है? कंपनी ने शेयर्स इशू की, कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो बदले में उसे पैसा मिलने वाला है। ये जो भी पैसा कंपनी को मिलता है, कंपनी विल नॉट बी कंसिडर्ड इट एज डिपॉजिट, बट कंपनी को ध्यान रखना है, ये कंपनी को शेयर्स अलॉट कर देने हैं 60 days में। कंपनी ने 60 days में शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, 60 days निकल गए, तो अब बोला गया है अब नेक्स्ट 15 days में आपको उस पैसे को रिफंड कर देना है। कंपनी ने नेक्स्ट 15 days में रिफंड भी नहीं किया, सो आफ्टर 15 days ये जो भी पैसा कंपनी के पास आया है अब वो डिपॉजिट में कंसिडर होगा। क्या ये क्लियर हुआ है? इफ कंपनी नॉट रिफंडेड, इफ सीधा से लिख दो आफ्टर 15 days, तो आफ्टर 15 days इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। क्या इसमें कोई डाउट है? एनी सॉर्ट ऑफ डाउट गाइस? कोई भी डाउट है या क्लियर हो गया है? क्या ये क्लियर है? दैट पार्ट वी विल कवर लेटर, इंटरेस्ट वाला गौरव।
लेकिन अभी तक क्या इतना क्लियर है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, जो पैसा आया है वो डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। कंपनी को 60 डेज में शेयर्स अलॉट करने, 60 डेज में शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं तो 60 डेज खत्म हुए, वहाँ से 15 डेज में रिफंड करना है। 15 डेज में रिफंड भी नहीं किया तो आफ्टर 15 डेज इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट फॉर द कंपनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, कंपनी को कोई भी एडवांस मिल रहा है। किस तरह का एडवांस मिल रहा है? एडवांस मनी मिल रहा है फॉर द सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, चाहे प्रिंट फॉर्म में चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो समझो ना, आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन करवाया होगा आपका CS एग्जीक्यूटिव का, तब एक सब्सक्रिप्शन के लिए चीज़ आता है, आई थिंक दे चार्ज 500 रुपीज़ फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी, मैगजीन होती है उसके लिए। तो ये आपको एडवांस में आप पैसे दे देते हो, फिर हर मंथ में आपको वो चार्टर्ड सेक्रेटरी मैगजीन जो पब्लिकेशन है वो मिलता है इन द फिजिकल फॉर्म। तो यहाँ पर कंपनी को जो भी एडवांस मिलता है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब किया है टुवर्ड्स एनी ऑफ द पब्लिकेशन, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हो सकता है प्रिंटेड फॉर्म में, वो चीज़ डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगी। तो कंपनी को जो भी एडवांस मिला है फॉर द सब्सक्रिप्शन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कंपनी को कोई भी एडवांस रिसीव हुआ है और सेक्टोरल रेगुलेटर ने अलाउ कर दिया। दीदी सेक्टोरल रेगुलेटर क्या मतलब? हर एक कंपनी अपने अपने सेक्टर से रेगुलेट करती है। कंपनी को कहीं से भी एडवांस मिला है, सेक्टोरल रेगुलेटर ने अलाउ कर दिया है, तो वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। कंपनी को एडवांस रिसीव हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, कि कंपनी को कैपिटल गुड्स सप्लाई करने, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई करनी है, उसके लिए हमें एडवांस मिला है यहाँ पर, तो ये एडवांस ऑल्सो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ये भी डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट अगेन वी हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। अभी आता है एक प्यारा सा पॉइंट, ठीक है, ठीक है, यस यू हैव एन ऑप्शन, ठीक है, कि 500 रुपीज दोगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, सो यू हैव एन ऑप्शन इन दैट। एक्स्ट्रा चार्ज होता है एनी रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द प्रमोटर एज एन अनसिक्योर्ड लोन। अब यहाँ पर कंपनी में पैसा कौन दे रहा है? कंपनी को पैसा मिल रहा है प्रमोटर से, वो भी किस तरह का पैसा मिल रहा है? अनसिक्योर्ड लोन मिल रहा है। तो कोई भी पैसा अगर कंपनी को मिलता है फ्रॉम द प्रमोटर एज एन अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन मतलब कंपनी अपने असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं करती है, कोई भी पैसा मिल रहा है यहाँ पर प्रमोटर से कंपनी को एज एन अनसिक्योर्ड लोन। प्रमोटर पैसा क्यों दे रहा है? इसलिए पैसा दे रहा है क्योंकि बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ना कंडीशन लगाई थी। समझना चीज को, यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, दिख रहा है हमें ये एग्जाम्पल? तो इन दिस केस ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है गोलमाल लिमिटेड। गोलमाल लिमिटेड को पैसा चाहिए तो गोलमाल लिमिटेड गई बैंक के पास, SBI बैंक के पास, कि बैंक हमें पैसा दे दो। बैंक बोलती है अरे सुनो, तुम्हें पैसा तभी मिलेगा जब प्रमोटर ने तुम्हें लोन दिया है और वो भी अनसिक्योर्ड तरह का लोन लिया है। ध्यान से सुनना, ये बैंक क्या बोलता है, ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या बोलता है, हम कंडीशन लगाता है, यहाँ पर एक कंडीशन लगाता है, एक स्टिपुलेशन लगाता है कि तुम्हें पैसा तभी मिलेगा जब प्रमोटर तुम्हें लोन देगा, वो भी अनसिक्योर्ड तरीके से। अभी गोलमाल लिमिटेड में आई एम द प्रमोटर, मैं प्रमोटर हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लोन देना पड़ेगा। तो मैं प्रमोटर हूँ, मेहंदी इज ए प्रमोटर, मेहंदी को लोन देना पड़ेगा और वो भी अनसिक्योर्ड। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए का लोन दे दिया है गोलमाल लिमिटेड को, तो अब क्या होगा, तब जाके SBI इसे लोन देने वाला है। प्रॉब्लम वो नहीं है, क्वेश्चन ये है अगर प्रमोटर ने कोई भी पैसा कंपनी को दिया है बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, और क्यों दिया है, बिकॉज लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने जहाँ से आपको पैसा चाहिए था उन्होंने कंडीशन लगाई थी, तो क्या ये 1 लाख रुपए डिपॉजिट में कंसिडर होगा क्या, ये क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ये डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। इफ एट ऑल अगर प्रमोटर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की कंडीशन की वजह से कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन देता है तो वो डिपॉजिट में कंसिडर नहीं हुआ, चाहे प्रमोटर देता है या प्रमोटर का कोई भी रिलेटिव देता है, दोनों ही चलेगा, प्रमोटर भी और प्रमोटर का रिलेटिव भी, इधर प्रमोटर और प्रमोटर का रिलेटिव, बट द कंडीशन इज वो कैसा होना चाहिए, अनसिक्योर्ड होना चाहिए। तो वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देगा,
सी गाइस, सी समझो समझो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर डाउट्स। आप बोलोगे कि मैम प्रमोटर लोन नहीं देगा, तो बट हम क्या समझना चाह रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं इस डेफिनेशन के थ्रू कि किसे आप डिपॉजिट मानोगे, किसे आप डिपॉजिट नहीं मानोगे। देर आर वेरियस सिचुएशन जहाँ पर प्रमोटर पैसा दे भी सकता है, दे नहीं भी सकता है, ठीक है। तो हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि अगर इफ एट ऑल प्रमोटर पैसा देता है तो ये पैसे को कंपनी डिपॉजिट में मानेगी या डिपॉजिट में नहीं मानेगी। क्या ये क्लियर हुआ है? तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, कोई भी पैसा प्रमोटर से मिलता है एज एन अनसिक्योर्ड लोन, क्यों? बिकॉज कंडीशन लगाई है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने, चाहे वो लोन प्रमोटर दे रहा है या प्रमोटर के रिलेटिव दे रहे हैं, वो डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। अभी एक बार कोई डाउट है तो मुझे बताओ पहले। यस अनुष्का, प्रमोटर से पैसा लिया जाएगा, है ना? यस पीयूष, फिर वो डिपॉजिट माना जाएगा। इफ इट इज सिक्योर डिपॉजिट तो फिर वो डिपॉजिट माना जाएगा। अनसिक्योर्ड है दैन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। अच्छा, ये समझ आ गया है हमें। अभी एक और कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है कि ये जो रीपेमेंट होगा, अभी गोलमाल लिमिटेड बैंक को रीपेमेंट तो करेगी ना यहाँ पर, ये जो रीपेमेंट होगा, जिस टाइम गोलमाल लिमिटेड ने बैंक का पैसा रीपे करा है उसी टाइम पे उसे प्रमोटर का पैसा भी रीपे करना पड़ेगा। गोलमाल लिमिटेड थी हमारी, गोलमाल लिमिटेड ने बैंक का पैसा रीपे कर दिया, तो एट दैट टाइम दस गोलमाल लिमिटेड हैव टू रीपे द मनी ऑफ द प्रमोटर। जो मुझसे पैसा लिया वो भी इसे रीपे करना पड़ेगा। अगर रीपे नहीं किया तो वो क्या माना जाएगा? फिर वो डिपॉजिट माना जाएगा। अरे प्रियांशी, व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चंस तो देखना मजा आएगा, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बिलीव मी, इसके बाद हम क्वेश्चंस ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझा देती हूँ, इस चीज को समझो। ये हमारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। हमारी कंपनी को लोन चाहिए, ध्यान से समझना, हमारी कंपनी को पैसा चाहिए। तो हम गए एसबीआई बैंक के पास कि बैंक बैंक पैसा दे दो। बैंक ने देखा और बोला यार कि हम तुम्हें लोन तभी देंगे, बैंक ने कंडीशन लगा दिए, हम तुम्हें लोन तभी देने वाले हैं जब तुम्हारा प्रमोटर जिसने कंपनी बनाई है वो तुम्हें लोन देता है, और वो भी अनसिक्योर्ड लोन देता है। सो बैंक ने यहाँ पर एक कंडीशन, एक स्टिपुलेशन लगा दी, बैंक क्या हो गया? लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हो गया है। यहाँ पर एबीसी लिमिटेड में मान लो प्रमोटर कौन है? मेहंदी, ठीक है। तो ये पैसा या तो प्रमोटर देता है या रिलेटिव ऑफ प्रमोटर देते हैं कंपनी को। वो भी कैसे देते हैं? लेट्स अज्यूम 2 लाख रुपए दिए, वो भी कैसे देते हैं? बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, विल दिस 2 लाख विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट? क्या ये 2 लाख रुपए डिपॉजिट कंसिडर होगा क्या? क्या ये 2 लाख रुपए डिपॉजिट कंसिडर होगा? नो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। सो कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है प्रमोटर से या प्रमोटर के रिलेटिव से, बिकॉज क्यों दे रही है कंपनी को पैसा? क्योंकि लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने कंडीशन लगा दी, बिकॉज लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने कंडीशन लगा दी। लेकिन एक चीज बोला गया है, ये कंपनी जब रीपेमेंट करेगी, लोन लिया है बैंक से, पैसा मिल गया, बैंक से लोन मिल गया, जब कंपनी रीपेमेंट करेगी, जब भी वो रीपेमेंट करेगी बैंक का, उसी सेम टाइम पे उसे प्रमोटर के पैसे को भी रीपेमेंट करना है। रीपेमेंट जब भी करेगी, रीपेमेंट ऑफ बैंक, एट दैट टाइम प्रमोटर्स मनी शेल ऑल्सो बी रीपेड। जो भी प्रमोटर से लोन लिया है शेल ऑल्सो बी रीपेड, वो भी रीपे करना पड़ेगा। अच्छा, मानो अगर रीपे नहीं किया है, अब फिर अगर आपने रीपे नहीं किया है तो उसके बाद उसे डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा। इफ नॉट रीपेड देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। क्या अभी क्लियर हो गया एकदम? क्या ये डन 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 है?
क्या ये क्लियर है? पक्का? देखो, खराब है, इजी है, मुश्किल है, कैसा भी है, यू हैव टू स्टडी, है ना, पढ़ना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो बेटर है कि हम अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। हम इतना परेशान होकर नहीं पढ़े, हम ट्राई करें चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। आया मैम, समझ आया? ग्रेट ग्रेट। लास्टली बोला गया है कोई भी पैसा मिल रहा है आपको कहाँ से? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से, जो कि सेबी ने रेगुलेट करी है, तो वो पैसा भी डिपॉजिट में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? देन यहाँ पर अभी स्टार्टअप कंपनी के लिए बोला है। स्टार्टअप हम सभी को पता है, हम पढ़कर आए स्टार्टअप चैप्टर, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पैसा स्टार्टअप को मिल रहा है, ये जो हमारी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी थी, अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, कितना पैसा मिल रहा है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को? यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा मिल रहा है, 25 लाख रुपए या उससे ज़्यादा मिल रहा है स्टार्टअप कंपनी को। और कैसे मिल रहा है? बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल नोट। इट मीन्स अगर ये पैसा रीपे नहीं किया तो हमारा ये 25 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में। या तो रीपे करना है या फिर कन्वर्ट करना रहेगा। अगर स्टार्टअप कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है 25 लाख या 25 लाख रुपए से ज़्यादा बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल नोट, या तो रीपेबल होगा या फिर कन्वर्टिबल हो जाएगा, सिंगल ट्रेंच में मिल रहा है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, उसे डिपॉजिट कंसिडर किया नहीं जाएगा। याद है हमने पढ़ा था, स्टार्टअप कंपनी को 25 लाख रुपीस और मिल रहा है, सिंगल ट्रेंच में एक ही बारी में मिल रहा है, कन्वर्टिबल नोट से, या फिर वो रीपेमेंट होगा उसका मैक्सिमम 10 ईयर्स से, उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। क्या ये समझ आया? पक्का? आपको पैसा अगर मिल रहा है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से, वेंचर कैपिटल फंड से, म्यूचुअल फंड से, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से, तो वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा, वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। अब बताओ क्या डाउट है, बताओ जरा। वो तो सब प्रॉब्लम ही सॉर्ट है ना अंशु। अब मैं मेन चीज बताती हूँ बेटा, सबके तो चार्ट्स बनवाए हैं मैंने निशांत, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सी, इसके अलावा जो भी पैसा आप कंपनी को मिल रहा है वो डिपॉजिट में आएगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन 2 क्लॉज 31। एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, कंपनी को जो भी पैसा मिल रहा है वो डिपॉजिट माना जाएगा, बट ये डिपॉजिट में नहीं आएगा। तो हमें पता चल गया ये सारी चीज़ें डिपॉजिट में नहीं आएगी। इसके अलावा जो भी पैसा कंपनी को मिल रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। तो अब इसके अलावा जहां पर भी जो भी अमाउंट आपको लगे उसको हमें किस पे टिक करना है? डिपॉजिट में टिक करना रहेगा। क्या चीज में डाउट हो रहा है महक? जी, स्टार्टअप वाला पॉइंट समझ लो, समझो समझो। ये हमारी एक स्टार्टअप कंपनी है, ये हमारी एक स्टार्टअप कंपनी है। अभी स्टार्टअप कंपनी को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। मेरे दिमाग में तूफानी आइडिया तो है पर मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। अभी मुझे कौन पैसा दे रहा है? ऋषि। तो ऋषि अगर हमारी स्टार्टअप कंपनी को 25 लाख रुपीज या और दे रहा है और मोर दे रहा है, एक ही साथ सिंगल ट्रेंच में 25 लाख रुपीज और मिल रहा, मोर मिल रहा है सिंगल ट्रेंच में, ठीक है। ये जो 25 लाख रुपीज है इसका रीपेमेंट करना है, मैंने बोल दिया मैं रीपेमेंट कर दूंगी, रीपेमेंट विद इन 10 ईयर्स। और ये जो 25 लाख और मोर मुझे मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है? कन्वर्टिबल नोट के थ्रू मिल रहा है। अगर रीपेमेंट नहीं किया तो ये जो है इक्विटी शेयर्स इसको मिल जाएगा। तो कोई भी स्टार्टअप कंपनी जिसको 25 लाख रुपए या उससे ज़्यादा मिल रहा है, थ्रू अ कन्वर्टिबल नोट मिल रहा है, सिंगल ट्रेंच में एक ही बार में मिल रहा है, जिसका रीपेमेंट 10 ईयर्स में हो जाएगा, इस 25 लाख रुपए को आप डिपॉजिट में कंसिडर नहीं करोगे, ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अभी ठीक है जानवी, ये टॉपिक ही नहीं है जिसका निमोनिक बन सके बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, इट इज नॉट अ निमोनिक वाला टॉपिक। एक बार कुछ क्वेश्चंस करवाऊं या पहले रिवीजन करवाऊं, जैसा आप लोग बोलोगे।
पहले हमें क्वेश्चंस करने हैं या रिवीजन करना है? क्या मैम बोरोइंग डिपॉजिट हो रहा है? प्लीज एक बार क्लियर कर दो, समझो समझो समझो। गौरव, यहाँ पर क्या हो रहा है? बोरोइंग मतलब अगर मैंने बैंक से कहीं से पैसा लिया है, दैट इज बोरोइंग। मैं बैंक से लोन ले रही हूँ, वो बोरोइंग है। ठीक है, अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं तो वो बोरोइंग के अंदर नहीं आएगा। अगर आपने कमर्शियल पेपर से यहाँ से पैसे लिए, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पैसे लिए, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग। सो पहले हम लोग रिवाइज करते हैं, देन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इट इज द टाइम फॉर अ तूफानी रिविजन, बट डू नॉट डेयर, जाना मत, क्वेश्चन नहीं हो उससे पहले, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन होगा तभी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो इट इज द टर्न ऑफ आर तूफानी रिवीजन। आज का तूफानी रिवीजन थोड़ा सा अलग तरीके से होने वाला है, थोड़ा और डिटेल में होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू ईच वन ऑफ द स्लाइड, ताकि आपके दिमाग में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। नहीं, चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है? आपको चार्ट्स बनवाती जाऊंगी, मैं दिखाती जाऊंगी। सो वी हैव स्टार्टेड, फटाफट से अभी रिवाइज करने का टाइम आ गया, तो एनर्जी जिसकी भी थोड़ी सी भी लो हुई थी, हाई कर दो। ठीक है, ये हमारे हाथ में होता है कि कब ऐसे डाउन होकर बैठना और कब एनर्जेटिक होना है। ठीक है, सो एनर्जी एकदम फुल ऑन हाई होनी चाहिए, एकदम हाई होनी चाहिए, जोश हाई चाहिए मुझे हर एक बच्चे का। ठीक है, तो किसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा? सेक्शन 2 क्लॉज 31 बोलता है, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द कंपनी, कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, बट इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। लेकिन ये चीजें डिपॉजिट में नहीं आएगी। सबसे पहला, कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से मिल रहा है, या कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है किसी और सोर्स से जिसका रीपेमेंट गारंटी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, ये डिपॉजिट में नहीं आएगा। कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिपॉजिट में नहीं आएगा। कंपनी को पैसा मिल रहा है किसी भी बैंक से, तो ये भी डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एसबीआई या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कंपनी को पैसा मिल रहा है किसी और कंपनी से, डिपॉजिट में नहीं आएगा। कंपनी को पैसा मिल रहा है बाय इशूइंग ऑफ कमर्शियल पेपर, वो भी डिपॉजिट के अंदर यहाँ पर नहीं आएगा। क्या यहाँ तक हमारी पांचों चीजें क्लियर हो गई है? ठीक है, और क्या क्या डिपॉजिट में नहीं आएगा? अच्छा, कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है जो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट है, कंपनी ने उसे सिर्फ होल्ड करके रखा है एज अ ट्रस्ट, वो भी डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। कोई भी पैसा रिसीव हो रहा है बाय निधि कंपनी, डिपॉजिट में नहीं आएगा। कोई भी पैसा मिल रहा है चिट फंड कंपनी से, डिपॉजिट में नहीं आएगा। प्राइवेट कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है उसके डायरेक्टर से या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, बट द डायरेक्टर शुड गिव अ डिक्लेरेशन कि मेरा सेल्फ ओन्ड फंड से, ये मेरा बोरोड फंड नहीं है। पब्लिक कंपनी के केस में अगर उसे पैसा मिल रहा है डायरेक्टर से, वो डिपॉजिट में नहीं आएगा, पर डिक्लेरेशन देना है उसका ओन्ड फंड है। ठीक है, मतलब रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से अगर पैसा मिल रहा है पब्लिक कंपनी के केस में, इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। गाइज यू हैव टू रिकॉल विथ मी, है ना? अच्छा, फिर हमने डिबेंचर्स वाला केस देखा था। डिबेंचर्स में हमने तीन चीजें देखी। कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर रही है, चार्ज क्रिएटेड है ऑन द टेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, फर्स्ट चार्ज क्रिएटेड है, जो पैसा है वो हमारा डिपॉजिट में नहीं आएगा। कंपनी कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है 10 साल में, वो जो भी पैसा है वो भी हमारा डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो भी डिपॉजिट में नहीं आने वाला है। ये एक पार्ट क्लियर हुआ। दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा था? कंपनी यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करी, वो डिबेंचर्स कैसे? नॉन कन्वर्टिबल है, अनसिक्योर्ड है, पर वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये भी डिपॉजिट के अंदर नहीं आने वाला है। तो आखिरकार डिपॉजिट में आएगा क्या? इफ एट ऑल अगर आपकी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती विच इज अनसिक्योर्ड, नॉन कन्वर्टिबल, अनलिस्टेड, तीनों में नॉन नॉन अन आ रहा है, समझ गए ना? अनसिक्योर्ड, नॉन कन्वर्टिबल, अनलिस्टेड है, तो वो चीज़ डिपॉजिट में आने वाली है। अभी एम्प्लॉय वाला, कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है उसके एम्प्लॉय से विच इज़ नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, मतलब उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, प्लस नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, मीन्स कंपनी उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही। वो एम्प्लॉय पैसा क्यों दे रहा है? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अरेंजमेंट दे रहा है। दोनों चीज़ें का ध्यान रखना, ये जो पैसा है इट इज़ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, कंपनी कोई भी पैसा उस पर इंटरेस्ट नहीं दे रही है और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अरेंजमेंट वो दे रहा है, राइट?
ओके, आफ्टरवर्ड्स हमने क्या देखा, कोई भी पैसा कंपनी को रिसीव होता है एज एन एडवांस रिसीव होता है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो उसे हम लोग डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे। बट आपको गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना है कितने टाइम में, 365 डेज में सप्लाई करना है। टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसे भी एडवांस को भी हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे। कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस जो है, और 5 ईयर्स विच एवर इज लेस। अगर आपकी कंपनी को कोई भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। यू हैव टू अलॉट शेयर्स कितने दिनों में, 60 डेज में अलॉट करना है। अगर 60 डेज में अलॉट नहीं किया, 15 डेज में रिफंड कर दो। 15 डेज में रिफंड भी नहीं कर पाए तो आफ्टर 15 डेज इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। इन शॉर्ट 75 डेज बाद वो डिपॉजिट में कंसिडर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कोई भी एडवांस आपको मिल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, चाहे ई फॉर्म या फिर प्रिंटेड फॉर्म में, कोई भी एडवांस जो सेक्टोरल रेगुलेटर ने अलाउ किया है, कोई भी एडवांस मिल रहा है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। जो मेन पॉइंट था वट वॉज दैट कि कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है उसके प्रमोटर से या रिलेटिव ऑफ प्रमोटर से एज एन अनसिक्योर्ड लोन। क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द कंडीशन जो कि लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने लगाया। ये जो पैसा कंपनी को प्रमोटर से मिल रहा है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, बट द कंडीशन इज, यहाँ पर कंडीशन क्या थी, जिस टाइम कंपनी रीपेमेंट करेगी बैंक का, एट द सेम टाइम उसे प्रमोटर के पैसे का भी रीपेमेंट करना रहेगा। इफ़ एट ऑल अगर उसने प्रमोटर के पैसे का रीपेमेंट नहीं किया, आफ्टर दैट फिर वो डिपॉजिट माना जाएगा। आपकी कंपनी को कोई भी पैसा मिल रहा है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से, अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है और उसे अमाउंट रिसीव हो रहा है 25 लाख रुपए या उससे ज़्यादा थ्रू अ कन्वर्टेबल नोट सिंगल ट्रेंच में, या फिर उसका रीपेमेंट है विद इन 10 ईयर्स, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। और ये सारी की सारी चीज़ें डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। एम आई वेरी क्लियर? चलो, क्वेश्चंस देखें, पूरा रिकॉल हो गया? अच्छा, कितना परसेंटेज रिकॉल हुआ जरा बताओ। ये आपके क्वेश्चन है। सिर्फ आपको सिंपली मुझे ये बताना है कि दीदी ये डिपॉजिट में आएगा या डिपॉजिट में नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक्सेप्ट किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ये अमाउंट। सबसे पहले उसको कुछ अमाउंट मिला अगेंस्ट द इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर। क्या ये डिपॉजिट में आएगा? अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर, विल इट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, येस और नो? बताओ जरा। ग्रेड 70, 80, 90%, अरे वाह वाह, ऑसम, ग्लैड टू नो दिस। कहा था ना मैंने लेक्चर में, नहीं आएगा। ये सब को तो डेफिनेशन अच्छे से पता है। कोई भी पैसा मिला है अगेंस्ट द इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। सेकंड पढ़े, सेकंड बोलता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट was a director of the company and has furnished a written declaration that the amount is not being given out of the fund acquired by him by borrowing or accepting loans और डिपॉजिट फ्रॉम अदर्स। पढ़ा क्वेश्चन? ये डिपॉजिट में आएगा या नहीं आएगा? आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहले मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, येस और नो? सिंपली लैंग्वेज में आपको, आपकी कंपनी को पैसा मिला है, किससे पैसा मिला है? डायरेक्टर से पैसा मिला है। जब उसने पैसा दिया तब वो डायरेक्टर था, ठीक है, डायरेक्टर से पैसा मिला है। साथ ही साथ उसने एक रिटर्न डिक्लेरेशन भी दे दिया है कि ये जो अमाउंट है ये हमने कहीं से बोरो नहीं किया है, ना ही किसी से लोन लिया। इट मीन्स वो उसका सेल्फ ओन्ड फंड है, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। थर्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग इज एनुअल सैलरी, उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। बहुत सिंपल सा प्रोविजन दे दिया है। क्या ये डिपॉजिट में आएगा? नहीं, डिपॉजिट में नहीं आएगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रहा है।
अभी मजा आ रहा है? अभी अच्छा लगा? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस देखना, इसमें भी आपको बताना है ये डिपॉजिट है या डिपॉजिट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड इट एंड आंसर। ठीक है, कैसे लिखना आंसर ये संजय मैं बताती हूँ। इजी है। तिवारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने 12 लाख रुपीज रेज किए थ्रू इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। लिखते जाओ, अच्छा दीदी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी। एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं कर रहे, मतलब मैम अनसिक्योर्ड हो गए। ओके परफेक्ट। एंड लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, साथ ही साथ लिस्टेड भी है। अभी आपको ये बताना है, ओफो, ठीक है ये लिस्टेड भी है। अभी आपको ये बताना है कि क्या ये जो पैसा 12 लाख रुपए मिला है, विल इट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। पक्का नहीं कंसिडर किया जाएगा? कोई बच्चा है जो बोलते है यस यस? नहीं कंसिडर किया जाएगा। हमने पढ़ा है ना, अगर 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 डिबेंचर्स से आप यहाँ पर पैसा रेज कर रहे हो जो भी नॉन कन्वर्टेबल है, अनसिक्योर्ड है, पर वो लिस्टेड है, तो इस केस में इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। वेरी गुड गाइस, ऑसम, परफेक्ट, प्राउड ऑफ यू। अभी मजा आ रहा है? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेशनल रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, अ लीडिंग फ्रिज मैन्युफैक्चरर इन नॉर्थ इंडिया, रिसीव्ड 2 करोड़ फ्रॉम मिस्टर अंकित। 2 करोड़ रुपए मिस्टर अंकित से मिले फॉर सप्लाई ऑफ 2000 फ्रिज एंड मेड अप्रोप्रिएशन ऑफ सच एडवांस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 390 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच एडवांस। क्या ये समझ आया? एक कंपनी है फ्रिज वाली, ठीक है, उसे 2 करोड़ रुपीज एडवांस में मिला है मिस्टर अंकित से। उन्होंने बोला 2000 फ्रिज आप दे देना, लेकिन इन्होंने फ्रिज कितने टाइम बाद दिए? 390 डेज बाद दिए। ठीक है, ठीक है, वो तो गलत है, 365 डेज में देना था। तो यस, अब ये 2 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा? डिपॉजिट कंसिडर हो जाएगा। थर्ड एंड द लास्ट वन इज, ललित सीज टू बी अ डायरेक्टर। सीज टू बी अ डायरेक्टर मतलब अब वो पर्सन डायरेक्टर नहीं रहा। ललित सीज टू बी अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान से सुनना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड द कंपनी बाय रेजिग्नेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2023। 15 जून 23 को उसने रिजाइन कर दिया था। एंड द कंपनी रिसीव्ड 50 लाख रुपीज। कहाँ से 50 लाख रुपीज मिले? फ्रॉम प्रिया। प्रिया से मिले। प्रिया कौन थी? स्पाउस थी ललित की। ऑन जून 10th 23, 10th जून को मिले थे। जब मिले थे तब ये डायरेक्टर था। एंड द अमाउंट वॉज सेल्फ अर्नड सेविंग्स ऑफ मिस्टर, मिस्टर नहीं होगा, मिसेस प्रिया, एज अ डिक्लेरेशन। और प्रिया बोलती है मेरी खुद की पैसा है। क्या ये पैसा आएगा या नहीं आएगा डिपॉजिट में? प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी प्रोविजन ऐड करो। प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से भी पैसा ले सकती है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से भी पैसा ले सकती है, वो डिपॉजिट में नहीं आएगा। सी, क्या ध्यान से समझना, एट द टाइम ऑफ गिविंग मनी, जब प्रिया ने पैसा दिया था, इस टाइम पर ये ललित डायरेक्टर था। कहने से रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से पैसा मिला है, और प्राइवेट कंपनी को रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से पैसा मिला, उसका सेल्फ अर्नड मनी है, तो वो डिपॉजिट के अंदर क्यों कंसिडर नहीं होगा? इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो हमने आंसर्स देख लिया, नो, येस, नो। एनी डाउट? मजा आया? अभी जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि दीदी लिखना कैसे है इनको, जरा वो बता देते हैं आपको, ये लिखना कैसे है। ये टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, मान लो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कैसे लिखोगे? बेसिकली ये आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क का, हर एक 2 2 1 इस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करना है, दैट कैसे लिखोगे। अगर मैं फर्स्ट वाला लेती हूँ तो नॉर्मली यू हैव टू एक्सप्लेन एनी अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी, एनी अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी। संजय आपने पूछा था राइट, और बाकी भी बच्चों के मन में होगा, तो आपको बस वो चीजें एक्सप्लेन करनी कि कौन डिपॉजिट नहीं होगा। एनी अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ, अगर आप इशू कर रहे हो अनसिक्योर्ड, नॉन कन्वर्टेबल, unsecured non-convertible debentures which are listed on stock exchange, which are listed on stock exchange
विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, तो उससे हम लोग डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया है, राइट बच्चा लोग। अभी यहाँ पर 12 लाख रुपीज थे, तो यहाँ पर आप बता दो एज पर दिस प्रोविजन, एज पर दिस प्रोविजन 12 लाख रुपीज raised by Tiwari Exports Limited, raised by Tiwari Exports Limited will not be considered as deposit. Limited, उसे हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, सिंपल। इन दिस वे आपको सभी के आंसर लिखने होंगे। आई होप आई एम क्लियर इन दिस। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मजा आया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, समझ आया इस डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से समझ आया हमें कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। ये देखो एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल रैप अप दिस सेशन, ठीक है। So question is, Devapriya was appointed as an alternate director of Julian in Annual Housing Finance Limited. The company was served a demand notice by GST department for 25 lakh rupees. कंपनी को डिमांड नोटिस है GST डिपार्टमेंट से 25 लाख रुपीज का, फॉर द वायलेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ GST लॉ ड्यू टू कैश क्रंच, मतलब कैश की कमी होने की वजह से, कैश क्रंच। द CEO अप्रोच्ड देवाप्रिया, CEO किसके पास गया, देवाप्रिया के पास गया, फॉर अ हेल्प ऑफ 12 लाख रुपीज की। देवाप्रिया 12 लाख रुपीज आप दे सकते हो क्या। देवाप्रिया बोरोड 7.5 लाख रुपीज फ्रॉम हिज सिस्टर्स हस्बैंड, उसने क्या किया, बोरो कर दिए 7.5 रुपीज उसके सिस्टर के हस्बैंड से, ठीक है, एंड गेव इट टू द कंपनी। कंपनी ने उसे रिकॉर्ड कर दिया इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स कमेंट। इट मीन्स यू हैव टू टेल मी कि जो देवाप्रिया ने 7.5 लाख रुपीज लिया है, विल इट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट और नॉट। सिंपली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी कौन सी है, अमल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आता है यू हैव टू सी कि कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। ये कंपनी कैसी है, पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड है लास्ट में, तो ये कंपनी हो गई हमारी पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी को जो भी पैसा उसके रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से मिल रहा है वो क्या माना जाएगा, डिपॉजिट माना जाएगा। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। मजा आ गया। एंड सो दैट इज इट अबाउट टुडेज लेक्चर। समझ आया, आई होप। अभी मुझे लिटरली लग रहा है कि जो इनिशियल में था, फिर जो मिडिल में आपको कॉन्फिडेंस पहले तो टॉप में था, फिर ऐसे ऐसे होता गया, अभी फिर से हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ होगा। क्या ये ग्राफ का लेवल जो स्टार्ट होके वापस इधर टॉप पर आया ना, पक्का ये ग्राफ का लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस। वी हैव टोल्ड यू इन द इनिशियल लेक्चर ऑल्सो कि आपको हो सकता है बीच में से दिमाग खराब हो जाए, बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मजा आएगा। एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस मतलब दिमाग में गया ही है हमारे, ठीक है। डन है। तो यस गाइस, आई होप डिपॉजिट्स की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, ठीक है। अभी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से जो मैं हर लेक्चर में करती हूँ, प्लीज 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 रिवाइज। द मोर यू विल रिवाइज आपके दिमाग में जाएगा। सी यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्यों सॉल्व कर पा रहे हो, द रीजन इज आपको प्रोविजन पता है। मान लो आपको प्रोविजन पता ही नहीं है कि रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो द थिंग यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन इज यू नो द प्रोविजंस, आप रिकॉल कर पाए, आपको कॉन्सेप्ट पता है। द मोर यू विल रिवाइज आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज रिवाइज करना ही करना है। गौरव क्या डाउट है आपका। बेटा मैं बता चुकी हूँ, बोरोइंग बेसिकली क्या हो गया, आपने कहीं से बोरो किया। डिपॉजिट भी एक तरह का बोरोइंग है, तुम समझो मेरी बात। अगर इनमें से कोई भी चीज डिपॉजिट कंसिडर हो जाती है तो वो कंपनी के लिए बोरोइंग है, ठीक है। अगर डिपॉजिट कंसिडर हो जाती है तो वो कंपनी के लिए बोरोइंग है, बिकॉज कंपनी को उसे रीपे करना है, ठीक है। एम आई क्लियर, ठीक है गौरव।
सो गाइज दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, मज़ेदार लगा होगा, वंडरफुल लगा होगा, एंड मेरी बात को आप फॉलो करोगे, आप इसे रिवाइज करोगे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. खूब खूब अच्छे से पढ़ो. जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड. बाय बाय. Yes, yes, Gaurav.